हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो में हम जीएमसीएच का 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट द नर्स फॉर्मुलेट्स द फॉलोइंग डायग्नोसिस, प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड द ऑप्शंस आर कॉन्स्टिपेशन, एंटिसिपेटेड ग्रीविंग, ineffective airway clearance and ineffective tissue perfusion। अब इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 3421, ऑप्शन नंबर बी इज 4321, ऑप्शन नंबर सी इज 1321 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3412। सो इसमें अकॉर्डिंग टू द, अगर हम प्रायोरिटी बात करते हैं तो हमारा पहली जो प्रायोरिटी रहेगी दैट इज मेंटेनेंस ऑफ एयरवे क्लियरेंस, मतलब कि जो हमारा एयरवे है वो क्लीन होना चाहिए। रेस्पिरेशन हमारी हमेशा पहली प्रायोरिटी रहती है, तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो है वो पहला हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सेकंड जो रहेगी दैट इज द प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन, मतलब कि जो टिश्यू परफ्यूजन है, जो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, इट शुड बी इफेक्टिव टू ऑल द ऑर्गन्स। सो सेकंड जो है हमारी वो इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रहनी चाहिए। देन द थर्ड इज द कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज अगर हम हमारे मास्लो थ्योरी को फॉलो करते हैं तो जो हमारी फिजिकल नीड है उसमें एक्सक्रीशन जो है वो हमारी एक तरह की फिजिकल नीड है जो कि हमारे पहले उसमें फुलफिल होनी चाहिए। सो कॉन्स्टिपेशन रहेगा एंड थर्ड विल बी द फोर्थ विल बी द एंटिसिपेटेड ग्रीविंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो सबसे पहले इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, फिर इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, then one is then the constipation, and at last is the anticipated grieving. Now the next question is, you come upon an unconscious victim with a palpable pulse. He does not appear to be breathing. You are unable to deliver the first breath. What is the next step? And the options are begin CPR. Option number B is repeat the head tilt chin maneuver and attempt the breathe again. Option number C is abdominal thrust and D is Heimlich maneuver। तो जो हमारे पास पेशेंट है वो क्या है, अनकॉन्शियस है, बट द पेशेंट के जब हम पल्स फील कर रहे हैं तो वो फील हो रही है, पाल्पेबल है, लेकिन ब्रीदिंग जो है एब्सेंट है, तो दैट सजेस्ट द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू चेक कि हमने पहले ब्रीथ दी लेकिन वो जो ब्रीथ है वो डिलीवर नहीं हो रही है, तो हमने टंग रोल के लिए चेक करना है कि कहीं टंग रोल तो नहीं है, और उसके लिए हमने हेड एंड रिपीट द हेड टिल्ट एंड चिन मैनुअर जो है वो हमने फॉलो करना है। बिकॉज अगर पेशेंट की टंग रोल रहेगा तो उस टाइम पे भी जो हम ब्रीथ पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं वो नहीं जाएगी। Now the next question is, a nurse is caring for a client who expresses active suicidal ideation. Which of the following should be the nurse action? And the options are engage patient actively in ward activities so that patient does not talk more about suicide. Option number B is administer the antidepressant drugs to reduce suicidal thoughts. Option number C is teach JPMR exercises to patient to reduce suicidal thoughts via relaxation. And option number D is indulge the patient in interaction on suicidal related thoughts and action. So इसमें अगर पेशेंट है हमारे पास suicidal ideation है तो उसमें हम पेशेंट को ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वार्ड एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे ताकि जो पर्सन है वो सुसाइड के रिगार्डिंग टॉक ना करे। और अगर हम जेपीएमआर की बात करते हैं तो जेपीएमआर स्टैंड्स फॉर जैकोब्सन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ रिलैक्सेशन टेक्निक। so in this the option number A is the right answer. Now the next question is, वेयर शुड यू प्लेस द एईडी पैड्स ऑन एन अडल्ट विक्टिम, मतलब अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट है उसमें हम ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के जो पैड्स हैं वो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? एंड द आंसर इज ऑप्शंस आर वन अंडर द लेफ्ट आर्म पिट एंड वन हाई ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज वन अंडर द राइट आर्म and one high on the left side of the chest. Option number C is one under each armpit, and option number D is one in the center of the back and one over the center of the chest। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख ही रहा है
कि हमने जो पैड्स है वो कहाँ पे प्लेस करने हैं। वन इज अंडर द लेफ्ट आर्मपिट, एक जो हमारी लेफ्ट आर्मपिट है उसके अंडर हम प्लेस करेंगे, और जो सेकंड हमारा रहेगा पैड वो हम हाई ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट करेंगे. सो ऑप्शन नंबर ए इज द right answer. So this is the correct position of placement of AED. Now the next is, a nurse is assessing a pregnant client for the presence of ballotment. To make this determination, the nurse should does which of the following? And the options are auscultate for fetal heart sound. Option number B is assess the cervix for compressibility. Option number C is palpate the abdomen for fetal movement. And option number D is initiate a gentle upward tap on the cervix. सो बेलॉटमेंट में, बेलॉटमेंट चेक करने के लिए हम ऑप्शन नंबर डी करेंगे, दैट इज इनिशिएट अ जेंटल अपवर्ड टैप ऑन द सर्विक्स. नाउ व्हाट इज बेलॉटमेंट? बेलॉटमेंट क्या होती है? इट इज अ टेक्निक ऑफ पाल्पेटिंग अ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बाय बाउंसिंग इट जेंटली एंड फीलिंग इट रिबाउंड. सो इन द टेक्निक used to palpate the fetus, the examiner places a finger in the vagina and tap gently upward, causing the fetus to rise. The fetus then shrinks and the examiner feel a gentle tap on the finger. So by initiate a gentle upward tap on the cervix, we will check for the presence of ballotment. Now the next is, a nurse is caring for a 10-year-old on admission to the burn unit. On assessment, one assessment parameter that will indicate that the child has adequate fluid replacement is, and the options are urinary output of 30 ml per hour, no complaint of thirst, increased hematocrit, and option number D is good skin turgor around burn. So the main जो हमारा parameter रहेगा for assessing the adequate fluid replacement, that is urine output. तो यूरिन आउटपुट ऑफ 30 ml पर आवर, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल यूरिन आउटपुट है इट शुड बी 30 ml पर आवर. अगर उतना है तो इट सजेस्ट दैट द पेशेंट इज नॉट डिहाइड्रेटेड, उसका जो हाइड्रेशन है दैट इज प्रॉपर, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज, nurse can minimize agitation in a disturbed client by, and the options are increasing stimulation. Option number B is limiting unnecessary interaction. Option number C is increasing appropriate sensory perception. Option number D is ensuring constant client and staff contact. So whenever there is a need to minimize the agitation in a disturbed patient, तो हमने क्या करना है, जो भी unnecessary interactions हैं उनको limit करना है, ताकि जो पेशेंट है वो और ज्यादा एजिटेट ना हो. Now the next question is, physical assessment is being performed by a nurse. During the abdominal examination, the nurse should perform the 4 physical examination technique in which sequence? And the options are auscultation immediately after inspection and then percussion and palpation. Option number B is percussion followed by inspection, auscultation and palpation. Option number C is palpation of tender area first and then inspection, percussion and auscultation. And option number D is inspection and then palpation, percussion and auscultation. So जब भी हम physical assessment करते हैं तो हमारी 4 techniques होती हैं, inspection, palpation, percussion and auscultation, जो कि हम normally follow करते हैं. But in the abdominal examination हम इंस्पेक्शन के बाद ऑस्कल्टेशन करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द परकशन एंड पाल्पेशन. ऐसा क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो हम पाल्पेशन एट द एंड क्यों करते हैं? क्योंकि ड्यू टू द अगर हम पाल्पेशन पहले करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी बॉवल मूवमेंट्स हैं वो अल्टर हो सकती हैं, तो इसलिए हमने पहले ऑस्कल्टेट करना है टू लिसन द बॉवल साउंड एंड एट द लास्ट वी विल डू द पाल्पेशन. नाउ द नेक्स्ट इज, a client has just returned to nursing unit after a cardiac catheterization performed using the femoral artery. The nurse places the client in which position? So the options are bed rest with head elevation at 30 degree, bed rest with head elevation at the 45 degree, bed rest with head elevation at 60 degree, and bed rest with head elevation of 90 degree. So for this, option number A is the right answer. Bed rest with head elevation as 30 degree is the correct position, क्योंकि इसमें इन्होंने femoral artery को चूज किया है. तो जो हमारी femoral artery रहेगी, मतलब जो कि पेशेंट का थाई रहेगा, लेग रहेगी, वो हमने स्ट्रेट रखनी है फॉर 4 to 6 आवर्स, ताकि वहां पे हेमाटोमा ना हो और पेशेंट को ब्लीड ना हो.
और पेशेंट का जो बेड होना चाहिए that should be slightly elevated at 30 degree. Now the next is a nurse auscultates the heart of Anu, a 21-year-old female. Anu seeks a consultation for dizziness and easy fragility. So during assessment, the nurse identify a mid to late systolic click followed with mid to late systolic murmur at the cardiac apex. The murmur gets louder when Anu stands up. Based on these findings, Anu is most likely considered for which of the following cardiac problem? And the options are aortic stenosis. Option number B is mitral valve prolapsed. Option number C is pulmonic stenosis. And option number D is mitral regurgitation. So the correct answer is option number B, that is mitral valve prolapsed. अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट का जो बेस है वो ऊपर रहेगा एंड अपेक्स जो है वो नीचे रहेगी. तो इसमें इन द स्टेटमेंट दे हैव क्लियरली मेंशन कार्डियक अपेक्स. और जो हमारी हार्ट की साउंड्स होती हैं तो वो हमें कहाँ कहाँ पे सुनाई देती हैं. सो एओर्टिक वेल्व जो है जब वो क्लोज होता है तो जो हमारी सेकेंड इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल स्पेस है ऑन द राइट साइड, हमें वहां पे जो है साउंड सुनाई देगी. पल्मोनिक वेल्व जब क्लोज होगा तो उस टाइम पे हमारी लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस. देन एट द थर्ड अर्ब्स पॉइंट है हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व जब बंद होगा तो दैट विल द साउंड विल बी लिसन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. एंड मिट्रल वेल्व जो है वो हमारा यहाँ पे हमें सुनाई देगी एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट. एंड अगर हम बात करते हैं द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली कंसिडर फॉर मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स. मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स क्या है? इट इज अ कार्डियक कंडीशन इन विच द वाल्व फाउंड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर. लेफ्ट साइड पे हमारा मिट्रल वाल्व होता है एंड राइट साइड पे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. So the condition in which the valve found between the left atrium and left ventricle does not shut down as it should, causing a backflow of the blood. Aortic stenosis is manifested by crescendo or decrescendo systolic murmur. ये क्या होता है? It is a murmur that initially increase in intensity, peak and then decrease in intensity. Then the pulmonic stenosis caused wide splitting of the second heart sound because जो हमारी S1 और S2 है, S1 हमें कब सुनाई देती है? जब हमारे हार्ट वाल्व जो है वो बंद होते हैं. AV वाल्व्स हैं जो हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड. एंड S2 हमें कब सुनाई देती है? जब हमारे सेमी लूनर वाल्व दैट इज पल्मोनिक एंड एयोटिक वाल्व जो है वो बंद होते हैं. सो जो हमारी सेकेंड हार्ट साउंड होगी वहां पे हमें वाइड स्पिटिंग जो है वो सुनाई देगी. And mitral regurgitation is manifested by high-pitched hollow systolic murmur with the first heart sound and extending to the second heart sound. Now the next is, while doing the tracheal suctioning of a patient, the suction should be applied only when withdrawing the suction catheter, only when inserting the suction catheter, either during insertion or withdrawal depending on when the patient coughs, and only if the patient coughs. So हमने कब जो है suction apply करना है? So the correct answer is option number A, that is only when withdrawing the suction catheter. ऐसा क्यों करना है? Because to avoid the damage to the tracheal mucosa. Now the next is, a nurse gives a double dose of acetaminophen to a client who only required single dose. What if anything must the nurse do? And the options are: ask a colleague to help assess the client. Option number B is withhold the client's next dose of paracetamol. Option number C is report the error as soon as possible. And option number D is nothing because this is an over-the-counter medication. So it is a clearly a error, medication error है, तो immediately जो है उसको report करना है. Now the next is, which of the following is the primary nursing intervention necessary for all patients with Foley's catheter in place? And the options are: maintain the drainage tubing and collection bag level with the patient's bladder. Option number B is irrigate the patient with 1% neosporin solution 3 times. Option number C is a daily clamp the catheter for 1 hour every 4 hours to maintain the bladder elasticity. And option number D is maintain the drainage tubing and collection bag below bladder level. So जब भी हम Foley's catheter patient को लगाते हैं तो जो हमारा बैग होता है it should be below the bladder level. So option number D is the right answer.
Now the next is a 68-year-old woman diagnosed with thrombocytopenia due to acute lymphocytic leukemia is admitted to hospital. The nurse should assign the patient to a private room so she will not infect the other patients, and healthcare worker to private room so she will not be infected by other patients and healthcare workers. Option number C is to a semi-private room so she will have stimulation during her hospitalization, and option number D is to a semi-private room so she will have the opportunity to express her feeling about her illness. So thrombocytopenia है patient को और lymphocytic leukemia है. So in case of this condition, the female should be kept in a separate private room so that she should not be infected by the other patients and healthcare worker. So option number B is the right answer. Now the next is which nursing action is essential when providing continuous eternal feeding? So elevate the head of the bed, position the patient on right side, warming the formula before administering it, and hanging the formula for 8 hours in the beginning of morning shift. So जब भी हम पेशेंट को कंटिन्यूस एटर्नल फीडिंग देते हैं, सो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. तो हमने हमेशा पेशेंट का जो एलिवेट करना है हेड को. Now the next is which one of the following is the correct formula for calculating a person's body mass index? And the options are weight in kg into height in meters. Option number B is weight in kg divided by height in meter square. Option number C is weight in kg divided by height in meters, and option number D is none of the above. So for calculating the BMI, the right answer is option number B, that is weight in kg divided by height in meter square. तो हमेशा जो पेशेंट का वेट है अगर वो पाउंड्स में है तो हमने उसको केजी में चेंज करना है, और अगर हाइट हमारी सेंटीमीटर्स में है, जो फीट्स में है, तो उसको हमने मीटर में चेंज करके उसका स्क्वायर करना है. तो देन वी विल गेट द BMI. Now the next is which action by the nurse in charge is essential when cleaning the area around the Jackson Pratt wound drain? And the options are cleaning from the center to outward in a circular motion. Option number B is cleaning from periphery towards center in the circular motion. Option number C is cleaning briskly around the side from right to left to right, and cleaning briskly around the side from right to left. So whenever we are cleaning the सर्जिकल ड्रेन, तो उस टाइम पे हमने ऑप्शन नंबर ए दैट फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड जो है वो जो हमारा प्रिंसिपल है वो फॉलो करना है. Now the next is a patient is to receive 3000 ml of NaCl in 24 hours. The intravenous set deliver 15 drops per minute. The nurse should regulate the flow rate so that the patient receive how many drops of fluids per minute. एंड इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 31. हमने कैसे करना है, वी विल गो विद द फॉर्मूला दैट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड इन ml इनटू ड्रॉप फैक्टर टाइम इन मिनट्स. तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम हमें 3000 ml दे रखी है, ड्रॉप फैक्टर 15 है और टाइम हमारा 24 आवर्स है, जिसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने मिनट्स में कैलकुलेट करना है. सो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज 31.25. सो दिस इज द राइट आंसर. Now the next is when examining a patient with the abdominal pain, the nurse in charge should assess, and the options are any quadrant first, the symptomatic quadrant first, the symptomatic quadrant at the last, the symptomatic quadrant either second or third. So जब भी हमारे पास पेशेंट कोई भी एब्डोमिनल पेन का आता है तो उस टाइम पे जो अफेक्टेड क्वाड्रेंट है उसको हम सबसे लास्ट में असेस करते हैं, ताकि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो चेंज ना हो सके. तो इसलिए हमने जो हमारे अनअफेक्टेड क्वाड्रेंट है हम पहले उनको चेक करेंगे, और जो अफेक्टेड क्वाड्रेंट Now the next question is, during an angiogram, the patient suddenly says, I am feeling really hot. Which is the best response? And the options are, you are having an allergic reaction to the dye. I will get an order for Benadryl. Option number B is, the heat indicates that
The clots in the coronary vessels are dissolving. Option number C is let me check the room temperature. And option number D is that feeling of warmth is normal. When the dye is injected, it will last up to 20 seconds. So option number D is the right answer. So जब भी हम पेशेंट को डाई इन्फ्यूज करते हैं उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए जो पेशेंट है उसको वार्म फीलिंग आती है जो कि 15 to 20 सेकेंड्स के बाद अपने आप ठीक हो जाती है. Now the next is a healthcare provider is caring for a patient on a ventilator with an endotracheal tube in place. What assessment data indicate the tube has migrated too far down the trachea? And the options are decreased breath sounds on the left side of the chest. Option number B is a high pressure alarm sound. Option number C is increased crackle auscultation bilaterally. And option number D is low pressure alarm sound. So the correct answer is option number A, that is decreased breath sound on the left side of the chest. क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारी ईटी ट्यूब है वो डिस्प्लेस हो गई है, माइग्रेट हो गई है. सो a low pressure alarm indicate a disconnection or leak in the circuit. A high pressure alarm warn of rising pressure. If the endotracheal tube is inserted too far, it often goes into the right main stem bronchus. Air will then be delivered to the right lung and not the left. So that's why अगर डिस्प्लेस हो जाती है, जब बहुत ही नीचे तक चली जाती है, तो उस टाइम पे हमें क्या होगा कि जो हमारे अफेक्टेड साइड है वहां पे जो हमारी लंग साउंड रहेंगी वो बहुत डिक्रीज हो जाएंगी. Now the next is the doctor ordered ondansetron 8 ml per orally 3 times in a day. The pharmacy sends a 100 ml bottle labeled 4 mg per teaspoon. How many ml should be given for the each dose? And the options are 2 ml, 8 ml, 5 ml और 10 ml. So इसमें जो हमारा right answer है that is option number D, that is 10 ml. So इसमें हम हमारा formula है that is D by H into V, that is desired dose. H stands for dose, D stands for the desired dose means जो हमें चाहिए. उसके बाद H is जो हमारे पास है that is the dose in hand and V is the volume. अब इसमें हमें चाहिए 8 ml, तो इसलिए हमारी desired dose 8 रहेगी. लेकिन जो हमारे पास बॉटल आई है उसमें 4 mg है, तो in hand is 4 and that is teaspoon. तो 1 teaspoon consists of 5 ml. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 10 ml है, तो मतलब हमने पेशेंट को 10 ml सिरप जो है वो देना है. Now the next is a patient who has experienced a stroke is being monitored during the acute management phase. The clinician notes that the patient's intracranial pressure is 30 mm of Hg. Which of the following intervention should be taken first? And the options are give Trendelenburg position to the patient, obtain vital signs and measure urine output. Option number C is assess level of consciousness. Option number D is raise the head of the bed to 30 degree. So इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेज द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री, ताकि जो हमारा आईसीपी है उसको हम कम कर सके और हम जो हमारा वीनस रिटर्न है उसको इंक्रीज कर सके. एंड नॉर्मली 5 to 15 mm ऑफ एचजी जो है वो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होना चाहिए. Now the next is the nurse is assessing a doctor with the removal of a central venous catheter. To prevent complication, the patient should be instructed to, and the options are perform the Adser maneuver while removing catheter. Option number B is perform the Valsalva maneuver as the catheter is pulled. Option number C is turn his head to the right while grasping the side rails. And option number D is turn his head to the left side and hyperextend the neck while removing of the catheter. So correct answer is option number B, that to perform the Valsalva maneuver. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जब पेशेंट करेगा तो it will prevent the entry of the air into the circulatory system. So that's why we will tell patient to do the Valsalva maneuver. Now the next is which of the following sign and symptoms indicate salicylate toxicity? And the options are chest pain, slow pulse rate, pink colored urine or ringing in ears. So the correct answer is option number D, that is ringing in ears, that is also known as tinnitus. Because अगर पेशेंट को अर्लियर साइन एंड सिम्टम्स क्या है सैलिसाइक्लिक टॉक्सिसिटी के, दैट इज नोशिया, वॉमिटिंग,
excessive sweating, that is diaphoresis and tinnitus. इसके बाद other early symptoms can be vertigo, hyperventilation, tachycardia and hyperactivity, and as the toxicity progress it will lead to agitation, delirium, hallucination, convulsion, lethargy and stupor. Now the next is urinary bladder is lined with simple epithelium, stratified epithelium, transitional epithelium or pseudostratified epithelium. So urinary bladder is lined with transitional epithelium. So option number C is the right answer. अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल है वो एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होगा. सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल जो है वो इन डक्ट्स एंड secretory portion of small glands and in kidney tubules. सिंपल कॉलुमिनल एपिथेलियम जो हमारा सिलिएटेड टिश्यूज है वो हमें ब्रोंकाई हो गया, यूट्राइन ट्यूब्यूल्स मतलब फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, वहां पे प्रेजेंट होगा. pseudo stratified columnar epithelium will be present in trachea. Then stratified squamous epithelial lines the esophagus and mouth and vagina. Stratified cuboidal epithelial is present in the sweat glands, salivary glands and mammary glands. And stratified columnar epithelial will be present in the male urethra and ducts of some gland. And transitional epithelial is present in the lines of the bladder, urethra and uterus. Now the next is a nurse performs pre-operative teaching for a client who is to have a cataract surgery. Which is the most important instruction for the client she should render? And the options are remain flat for 3 hours. Option number B is eat a soft diet for 2 days. Option number C is breathe and cough deeply. And option number D is avoid bending from the waist. So the patient with the cataract surgery है pre-operative teaching हम क्या देंगे कि avoid bending from the waist because it can lead to increase in the intraocular pressure. So option number D is the right answer. Now the next is which of the following is not a potential source of acquired immunity? And the options are antibodies received in response to disease. Option number B is antibodies received from the mother. Option number C is prescribed multivitamins and option number D is anti-serum. So option number C, that is prescribed multivitamin, are not the example of acquired immunity. It is the example of primary prevention, that is specific protection. Now the next is which of the following is responsible for spread of dengue? And the options are Anopheles mosquito. Option number B is Culex mosquito. Option number C is Aedes mosquito. And option number D is housefly. So correct answer is option number C, that is Aedes mosquito. क्यूलेक्स मॉस्किटो से जेपनीज एंसेफेलाइटिस होगा या फिलारिसिस होगा. एनोफिलिस मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया. Now the next is what is the term used for normal respiratory rhythm and depth in a client? So that is known as eupnea. Option number A is the right answer, that is normal respiration rhythm and depth. Apnea, it is the cessation of the respiration more than 20 seconds. Bradyapnea, it is the decrease in the respiratory rate, and tachyapnea is the increase in the respiratory rate. Now the next is which is the age limit approved in CODPA bill for sale of tobacco product and cigarette is in approved packing, and the options are 16 years, 18 years, 21 years and 25 years. So the correct answer is option number C, that is 21 years. And CODPA stands for Cigarette and Other Product Act, which came in 2003. Now the next is a nurse is giving instruction to a client receiving lithium citrate. The nurse tells the clients to do which of the following to prevent lithium toxicity, and the options are avoid becoming dehydrated during exercise. Option number B is instruct the client to change position slowly. Option number C is restrict salt intake in the diet, and option number D is limit fluid intake. So in case of lithium toxicity हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर सॉल्ट इनटेक लेना है, सॉल्ट को कम नहीं करना है, क्योंकि अगर सॉल्ट कम होगा तो पेशेंट की जो चांसेस है फॉर द लिथियम टॉक्सिसिटी दैट विल इंक्रीज. एंड सेकेंड थिंग हम बोलते हैं कि पेशेंट ने हाइड्रेटेड रहना है, बिकॉज डिहाइड्रेटेड अगर होगा पेशेंट तो अगेन द रिस्क फॉर लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज
DOT stands for, and the options are directly observed treatment short course. Option number B is differential observation treatment short course. Option number C is direct observation treatment scheme, and option number D is direct observation treatment survey. So DOT stands for option number A, that is directly observed treatment short course, and which is given for the treatment of tuberculosis. Now the next is, the nurse anticipate the following lab study to assess the therapeutic effect in the client taking heparin intravenously, and the options are prothrombin time, activated partial thromboplastin time, hematocrit और hemoglobin. जब भी हम पेशेंट को हिपैरिन थेरेपी पे रखते हैं तो हमें टाइम टू टाइम पेशेंट का एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक करना है, टू चेक कि जो हिपैरिन थेरेपी है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और जब पेशेंट हमारा ओरल कोगुलेंट थेरेपी पे है, दैट इज वारफरिन, तो उस टाइम पे हमने पेशेंट का आईएनआर चेक करना है। हिपैरिन के लिए हम एपीटीटी चेक करते हैं और वारफरिन के लिए हम पेशेंट का आईएनआर चेक करते हैं। आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।